पूरी लगन और शिद्दत से किया गया काम हमेशा सफल होता है। यह उपन्यास खून का टीका यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है, जिसके 9 पार्ट हमने बनाए हैं। ये 10वां पार्ट है। जिसने भी 9 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार पौराणिक नाटक है। पौर्वात्य प्रदेश के सीमांत के अतताल से तिमिर का आयुर्भाव होने लग गया था। उत्तुंग श्रृंग श्रेणियाँ घोर तमसा में आवृत होते हुए नीले आकाश का अंतिम आलिंगन करती हुई दिख पड़ रही थी, मानो थोड़ी देर में इनका यह मिलन संस्कृति के लोल लोचनों से छुपने के लिए समावृत हो जाएगा। तिमिर अंधकार उत्तुंग ऊंचा संस्कृति सृष्टि। पवन सिंह के गृह में दीपक जल चुका था। वह दीपक के प्रकाश में बैठा हुआ चाचा के हिंसाहीन युद्ध व रकतहीन क्रांति के बारे में सोच रहा था। वह इस बात का प्रचार करे या ना करे। क्षितिज आकाश को पारस्परिक आलिंगन तमसा में आवृत हो गया। तारे उज्जवल नीलमणियों से दीप्त हो गए। सुदूर पर्वत श्रेणियों के पीछे चमकते हुए तारे पृथक आनंद की सर्जना कर रहे थे। सर्जना यानी निर्माण, दीप्त यानी चमकना, दीप्ति चमक, गृह घर। पवन सिंह प्रकृति के इस अनुपम दृश्यों को निरंतर देखकर विचार रहा था। उसके विचार केवल करूं या न करूं की परिधि का उल्लंघन न कर पाए, जैसा कि वह अधिक विचार नहीं कर सकता था। अतः उसने यही निश्चय किया कि वह चाचा के नवीन ढंग के युद्ध का ही श्रीगणेश करेगा। वह चित्तौड़ का स्वामी भक्त सेवक है। उसका काम स्वामी का हुक्म मानना है। तत्काल उसने सामंतों, सरदारों एवं चारणों को निमंत्रण भेजा। उनसे प्रार्थना की कि एक विशेष बात के लिए आप सब से मंत्रणा करनी है। प्रभात होने के साथ ही हमारी बैठक आरंभ होगी। सवेरा होते ही पवन सिंह के घर पर सामंत, सरदार और चारण एकत्रित हो गए। पवन सिंह ने सारी बात समझाकर अंत में सिंह की भांति गरज कर कहा, हम राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही है। हमें राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही है। कुछ एक सरदार इस बात से व्यग्र प्रतीत हुए। हालांकि उन्होंने अपने को शांत रखते हुए अपनी वाणी में किंचित भी उग्रता नहीं आने दी। फिर भी इस नवीन संग्राम के लिए लोगों में जिज्ञासा और उत्सुकता दोनों थी। सरदार भूप सिंह ने व्यंग्य मिश्रित मुस्कान के साथ कहा, यह रकतहीन क्रांति और हिंसाहीन युद्ध पागलों का आलाप ही हो सकता है। एक अन्य सामंत था, सामंत पदम सिंह ने खिलखिलाकर हंसकर कहा, राणा जी ने हमें अवश्य निर्बल समझा होगा, तभी हमें ऐसा नपुंसकत्वमय कार्य करने को कहा है। एक अन्य योद्धा ने गरज कर कहा, राणा जी, यह विचार हमारी प्रतिष्ठा के सर्वथा प्रतिकूल है। खून के बिना युद्ध हो कैसे सकता है। चारण अमरदान नितांत शांत था और वहाँ पर अमरदान चारण जी भी बैठे थे। राजस्थान के शानदार कवि अमरदान जी। राणा जी के राज्य का यह चारण अत्यंत स्वामी भक्त एवं ओजस्वी वाणी का सम्राट था। राणा जी की यश और कीर्ति को देश देशांतर फैलाने में चारण अमरदान का बहुत हाथ था। वह पवन सिंह के हिंसाहीन युद्ध की बात गंभीरता से सुन रहा और सुनकर उस पर चिंतन मनन करता रहा। उसे यह ढंग तनिक उचित लग रहा था। उसने उठकर विनम्र शब्दों में कहा, हमें असहयोग आंदोलन को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। शस्त्रों के संग्राम में विपक्षी को अधिक शक्तिवान समझने पर ऐसे तरीके अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। कुछ सामंत अट्टहास कर उठे। उनके अट्टहास ने चारण के रोम रोम में क्रोध भर दिया।
वह उन्हें फटकारता हुआ बोला, आप हंसते हैं, आप मेरा उपहास करते हैं, किंतु मैं इस कथन में उस सत्य के दर्शन कर रहा हूँ जिसके पीछे चित्तौड़ की विजय छिपी है। राणा जी अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, जिनकी अनुपस्थिति में हमें ऐश योग आंदोलन और अल्प बचत ही श्रेयस्कर सिद्ध हो सकते हैं। कल मैं आदरणीय श्रीमंत अजय सिंह से भी मिला था। उन्होंने भी मुझे कहा, हमीर की अनुपस्थिति में हमें अधिक से अधिक धन संग्रह एवं मालदेव को निर्बल करना चाहिए। इधर हम मालदेव को धन नहीं देंगे, उधर दिल्लीपति तुगलक बादशाह उन्हें सहायता देना बंद कर देगा। तब वह विवश होकर यहाँ से अपनी सेना हटा लेगा और आप सब गंभीरता से विचारे बिना ही किसी नए विचार का उपहास करते हैं, राणा जी की आज्ञा का अपमान करते हैं। चारण क्षण भर के लिए शांत रहा, फिर स्वर में ओज भरकर बोला, आप मेवाड़ की विजयश्री के उज्जवल स्तंभ हो, उनकी मान मर्यादा के रक्षक हो। ध्यान रहे, आपका प्रत्येक कदम, प्रत्येक शब्द और आपकी प्रत्येक आज्ञा मेवाड़ के मार्तंड की विधायिका है। मार्तंड होता है सूर्य, मेवाड़ के सूर्य की विधायिका है। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। उपस्थिति के अंतर प्रदेशों में परिवर्तन के झंझा उठे। कुछ एक की भौहें भी वक्र हुई, वक्र यानी टेढ़ी हुई, और चितवने भी तनी, चितवने यानी दृष्टि। तभी पवन सिंह ने सबको अनुरोध किया, चारण जी ठीक फरमा रहे हैं, फिर हमें एक स्वामी भक्त सरदार की भांति अपने पूज्य प्रांत स्मरणीय राणा जी की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। सभी सरदारों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। केवल भूप सिंह अंत तक इस नीति का विरोध करता रहा। अमरदान चाचा के पास गया और उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी इस नीति से चित्तौड़ का अत्यंत उपकार होगा। चाचा खिड़की की राह अपनी दृष्टि गिरी श्रृंगों पर जमाए हुए भावाभूत से बोले, मैं सोचता हूँ कि क्या एक युग ऐसा भी आएगा जब उस धरती पर अहिंसा का संग्राम लड़ा जाएगा। चारण जी जोहर की ज्वाला में जलती उन कोमल और फूल सी निर्दोष सुकुमार बालिकाओं की कल्पना मात्र से मेरा मन संताप से चित्कार कर उठता है। अपने अंतस में जीवित आशाओं और अभिलाषाओं के लिए वे वीरांगनाएं हंसती हंसती आग की भीषण लपटों में अक्सायनी हुई थी। तब मेरा मन अप्रत्याशित कह उठता है, उनमें वे स्त्रियां भी होगी जो उस दारुण दुख का नितांत विवशता से वहन कर रही थी। उस मर्म को ये युद्धो उन्मत्त मानव नहीं समझ सकते। शेरा की मृत्यु और मेरे सगे भाइयों का बलिदान इतिहास के लिए गौरव की वस्तु हो सकती है, परंतु कभी किसी ने केवल मनुष्य होकर यह चाहे कि यह महान जीवन के अलभ्य आशाओं, अंतहीन प्यासी प्रवृत्तियों का यह हृदय जब निश्चित मृत्यु का आलिंगन करेगा, तब वह कितना प्रचंड हाहाकार करेगा। उन्माद में आन के पश्चात प्राणी भय, प्रीत, नाते, रिश्ते एवं समस्त परिणामों को प्राप्त कर लेता है, किंतु साधारण स्थिति में वह विनाश के लिए कटिबद्ध नहीं हो सकता। और विनाश भी कैसा, जिसका परिणाम केवल 100 जनों की आहुति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। चारण के मन में शंका जागी। तनिक आतुर स्वर में वह बोला, हिंसाहीन संग्राम का यह आंदोलन मेवाड़वासियों की आत्मा में निर्बलता को तो नहीं जन्म देगा, उनके पुरुष के लिए घातक तो सिद्ध नहीं होगा। नहीं, मेरा यह आंदोलन स्थिति विशेष के कारण चलेगा। अभी वह समय नहीं आया कि हम
सर्वथा अहिंसा का युद्ध लड़ें। अभी इस भूमि में तलवार का ही बोलबाला है। हमें विशेषतः मुझे इस आंदोलन की प्रतिक्रिया को देखना है। हमीर निराश होकर चला गया है। हमारा संगठन खंडित हो चुका है। मालदेव चित्तौड़ पर अत्याचार करके आतंक फैला रहा है। प्रजा त्रस्त एवं परेशान है। ऐसी विषम स्थिति में विरोध का सहज साधन एक ही है कि जो सत्ता है उससे ऐसा योग करो। जब आपको अपनी शक्ति पर विश्वास हो जाए और शत्रु की स्थिति खोखली लगे, तब आपको अपनी भूमि के लिए उत्सर्ग हो ही जाना चाहिए। मैं प्रत्येक वीर को निशंक देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करें। किसी भी संबल को यह अधिकार नहीं है कि वह निर्बल के घर पर अधिकार प्राप्त कर ले। अपने अधिकार के लिए परिस्थिति विशेष पर शोणित भी बहाया जा सकता है। चारण ने चरण स्पर्श करके विश्वास दिलाया। मैं आपकी नीति का दीप घर घर जला दूंगा। बच्चे बच्चे में इस बात का प्रचार प्रसार करूंगा। अहिंसो परमो धर्म। हमीर निरुद्देश्य यात्री की भांति चलता रहा। चलता चलता वह गुजरात के खोड़ गांव में पहुंचा। सारे दिवस के श्रांत हमीर, मेरा और अनंग सिंह जब अश्वों से उतरे, तब उन्हें प्रतीत हुआ कि उनका अंग प्रत्यंग टूट सा रहा है। निरंतर यात्रा के कारण उनके मन तक अब विश्राम करना चाह रहे थे। एक ग्रामीण कृषक के यहाँ उन्होंने डेरा डाला। एक ग्रामीण किसान के घर पे डेरा डाल देते हैं। अभ्यागतों के आगमन पर उस किसान को अति आनंद हो रहा था। उसका सारा परिवार अतिथियों के स्वागत हेतु तत्पर दिख रहा था। पवन बासंती सरसराहट लिए था। ये पवन हवा है भाई, पवन सी नहीं है ये। पवन बासंती सरसराहट लिए था। थोड़ी देर पहले वृष्टि हुई थी, अतः सृष्टि पर अत्यधिक आनंद का संचार हो गया था। मिट्टी में सौंधी सौंधी सुगंध उठ रही थी। वर्षा के आगमन पर कृषकों में जो एक उत्साह दिखता है, वह सबकी दृष्टि में लक्षित हो रहा था। हमीर के मुख पर असाधारण तेज देखकर कृषक परिवार का स्वामी अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक सका। हमीर को कर प्राक्शलन के क्रातेस में उसने पूछ लिया, अतिथिवर आप कौन हो? कर प्राक्शलन का मतलब होता है हाथों को धुलाना। हमीर ने प्रसन्न भरी दृष्टि से परिवार के स्वामी को देखा और अत्यंत सहज भाव में उत्तर दिया, अतिथि, मेरा मतलब है वंश परिचय से सिसोदिया राजपूत हूँ। तो किसान कहता है, मेवाड़ के? हाँ। कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? तो श्रीमान जी कहते हैं, द्वारकापुरी। द्वारिका के दर्शन करने इस समय? क्यों, क्या कोई विशेष बात है? हमारे गांव के भी जागीरदार कह रहे थे कि चित्तौड़ की दशा अच्छी नहीं है, उसका मुक्ति मार्ग बंद सा हो रहा है। किसका कथन है? किसान का। हमीर का चेहरा उदास हो गया। अपनी दृष्टि को बहती जलधारा पर केंद्रित करके कहा, समय का चक्कर बड़ा ही विचित्र होता है भैया। समय का चक्र बड़ा ही विचित्र होता है भैया। समय की कोप दृष्टि अमोघ शस्त्र से भी क्रूर और दयाहीन होती है। लेकिन आप जैसे बलिष्ठ व्यक्तियों को ऐसे संक्रांति काल में चित्तौड़ छोड़ते हुए देखकर आश्चर्य होता है। हमीर ने मौन धारण कर लिया। उसने इतना ही कहा, मैंने आपसे निवेदन किया न, समय बड़ा बलवान होता है। परिवार का स्वामी कुछ नहीं बोला। उसने अपनी उत्सुकता को अत्यंत चातुर्य के साथ
अपनी मुस्कान में छिपा लिया। भोजन से निवृत्त होते ही परिवार के स्वामी ने आकर हमीर से अनुरोध किया, हम आपको एक देवी के दर्शन कराना चाहते हैं। यदि आपको कोई कठिनाई न हो तो उनके हवेली में चलिए। हमीर ने अनंगसी की ओर देखा। अनंगसी ने अपने मुख पर हाथ फेर कर कहा, मैं नहीं चलूँगा। क्यों भैया, आप यहाँ पर मुझसे कोई द्वंद्व युद्ध करने वाला ला सकते हैं? तो ये अनंगसी है, उल्लड़, ये उसकी शान से कहता है, क्यों भैया, आप यहाँ पर मुझसे कोई द्वंद्व युद्ध करने वाला ला सकते हैं? तो भैया क्या कहता है, नहीं। फिर आप राणा जी? अनंग सिंह। हमीर ने अनंग सिंह को सावधान किया, पर जो तीर तरकस से निकल चुका था वह भीतर नहीं गया। परिवार के स्वामी ने अत्यंत सम्मान से प्रणाम करके कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि आप किसी श्रेष्ठ कुल से संबंधित है। मेरे मन में एक उत्कंठा थी कि मैं आपका वास्तविक वंश परिचय पाऊं, पर मैं स्पष्ट रूप से ये सब पूछने का दुस्साहस नहीं कर सका। अब यह भेद जानकर मुझे प्रसन्नता ही नहीं, गौरव का अनुभव हो रहा है। राणा जी, मैं आपका किंचित भी अहित नहीं करूँगा। देवी सदृश चारण जी की बेटी बरवड़ी, ये बरखंडी है, बरवड़ी नहीं, ये बरखंडी है, सचमुच करुणामयी है। उसकी वाणी में सरस्वती का वास है। वह विगत, आगत और अनागत सबसे परिचित है। वह हिंसा, ईर्ष्या और अभिमान से सर्वथा मुक्त है। इस भूलोक में जहाँ पाप के विशाल स्तूप खड़े हैं, यहाँ बरखंडी ईश्वरत्व की महान आत्मा के लिए हमारी आत्मा की सच्ची पथ निर्देशिका है। आप चलिए, उसके वाणी के श्रवण मात्र से आपको शांति मिलेगी। सुनने मात्र से भी आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। हमीर अल्पकाल के लिए विचारों के वशीभूत हो गया। उसकी पुतलियों की स्थिरता तथा आंगिक जड़ता उसके अंतराल की बेचैनी की प्रतीक थी। वह परिवार के स्वामी के हाथों को पकड़कर विनीत स्वर में बोला, श्रीमान, एक प्रार्थना है। यह रहस्य तुम्हारे और देवी के अतिरिक्त कोई भी जानने न पाई। मैं वचन देता हूँ, ये किसान का कथन है। मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ। मैं आपका हृदय से आभार मानूंगा, ये हमीर का कथन है। तो आज आप इतो ही पढ़ांगा। वीडियो अच्छो लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करियो, और PDF चाहिए तो 9784780151 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, प्राप्त कर सको। ओके।